अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, अटेंडेंस करते हैं स्टार्ट ज़रा। अब्दुल रहीम रऊफ, यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। अब्दुल सुबहान, यस सर। ठीक है। अली हसन, अली हसन नहीं है, यस सर अली हसन। ठीक है। अमीर हमजा, अमीर हमजा नहीं बोल रहा है। आसिफ रहमान, यस सर। ठीक है जी। दानियाल अली, आसिफ रहमान ने बोल दिया है, दानियाल अली नहीं है, दानियाल नहीं है, ओके। इत्शाम, प्रेजेंट सर। ठीक। फिरोज अहमद खान, फिरोज भी नहीं है। हमील जफर, हमील जफर नहीं है। हुमैर अनवर, प्रेजेंट सर। ओके जी, हुमैर अनवर। मियां मोहम्मद उमैर, उमैर नहीं है जी। मोहम्मद आसिफ मजीद, यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है। ठीक है जुनेद, आपकी भी लगा दिया अटेंडेंस। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। ठीक है। मोहम्मद आकब जहूर, आकब नहीं है जी। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट सर। ठीक। बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल जुनैर अजहर, प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद हुसनैन, नहीं है जी। मोहम्मद मोइस सईद, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद रेहान ताहिर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद शाहजेब अशफाक, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान,
Present, sir. ठीक है। मुकर्रब अहमद, मुकर्रब Present, नहीं। sir. उमर शाहिद, उमर शाहिद नहीं। वाह। उमर शाहिद, उमर शाहिद नहीं है जी। रजा फैज, रजा फैज मौजूद है लेकिन बोल नहीं रहा। रजा अटेंडेंस बोला करें, अभी प्रेजेंट लगा रहा हूँ लेकिन अटेंडेंस बोला करें। उसामा अफजल, Present, sir. ठीक है जी। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद सर इश्तियाक, इसका मैसेज आया है सर। Present, sir. जैद इश्तियाक प्रेजेंट है। किसका मैसेज आया? रजा फैज का सर। सर उसका पीसी में कोई मसला आ रहा है सर, कनेक्टिविटी में। सर फिरोज अहमद कहाँ अटेंडेंस नहीं लगी? अटेंडेंस लगा दी हुई है। फिरोज आप क्या कह रहे हैं? मेरी सर अटेंडेंस नहीं लगी, जरा से मैं लेट हुआ हूँ, अभी दरमियान में ही आया। ठीक है, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी हुई है फिरोज। 022। रजा रजा फैज की भी लगा दी हुई है। ठीक है जी, अब अटेंडेंस लगा दी है, ज़रा स्टार्ट करते हैं हम सेशन। ओके जी, आई होप सो कि आप लोग साथ साथ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है जी। और अब ये 4th चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, तो साथ साथ पढ़ते रहें। फिर साफ ज़ाहिर क्विज़ वगैरह भी हमने लेना होता है ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। अभी देखेंगे क्विज़ कब लेना, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहें। ओके जी, चैप्टर नंबर हम 4 स्टडी कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 4 आपको पता है कि दैट इज़ अबाउट क्लोज सिस्टम्स, और क्लोज सिस्टम के बारे में ये चैप्टर है। और फर्दर हमने इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर्स, उनके ऊपर कुछ डिस्कशंस की, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को यूज़ किया। बाज़ दफ़ा कोई फैक्टर हम ज़ीरो कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा किसी फैक्टर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट किस टाइप की है, क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो अभी इसी चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, सो स्पेसिफिक वर्ड से भी मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि ये पर यूनिट मास के अंदर माइट भी मुझे डील करना पड़े, जिसको मैं पर केजी कहता हूँ। तो स्पेसिफिक का वर्ड हम पहले भी उससे फेमिलियर हैं। फिर साथ में एक वर्ड है हीट का, उससे भी हम सम सॉर्ट ऑफ फेमिलियराइजेशन हमारी है कि दैट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर हम हीट या तो इन हो रही होती है या आउट हो रही होती है डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू। और हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको भी हम किलो जूल्स वगैरह के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, जूल्स या किलो जूल्स के अंदर एनर्जी या साफ ज़रा यूनिट भी एनर्जी के यूटिलाइज होंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं उनसे हमें पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया है। अब इस टॉपिक में आते हैं, ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है इस नए टॉपिक के अंदर। सो आप सबके सामने जो है वो स्लाइड्स शेयर हो रही होंगी स्पेसिफिक हीट की, ऐसे ही है? Yes, sir. ठीक है जी। सो पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन को पढ़ने के साथ ही हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड सर
जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो इसको अब ज़रा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं कि वो सब्सटेंस कितना लेना है, 2 kg है, 4 kg है, 6 kg है। क्योंकि अगर मैं मैस को फिक्स नहीं करता तो शायद कोई और मैस ले रहा हो, कोई और मैस ले रहा हो। अगर मैं सब्सटेंस को भी फिक्स नहीं करता तो हो सकता है कोई वाटर की बात कर रहा हो, कोई नाइट्रोजन की बात कर रहा हो, कोई रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा हो, कोई ऑक्सीजन की बात कर रहा हो, कोई हाइड्रोजन की बात कर रहा हो। मुझे यानी कि यहाँ पर मैं क्लियर नहीं हूँ। तो एक तो सब्सटेंस क्लियर कर दें, फिर मैस क्लियर कर दें कि वो कितने केजी है, और फिर जो टेम्परेचर रेज़ करना है वो कितने डिग्री सेल्सियस करना है उसको रेज़, वो भी क्लियर कर दें। तो ऐसी कुछ बातें जब हम वाजे कर देंगे तो फिर कुछ डेफिनेशन बनती हुई नज़र आएगी, अदरवाइज़ डेफिनेशन में फ्लॉज रह जाएंगे। सो यहाँ पर सारी चीज़ें ही ऐसी क्लियर हैं। वो किस तरह के द एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए एनर्जी रिक्वायर है जी, आगे बताने लगा। टू रेज द टेम्परेचर, किस चीज़ का जी टेम्परेचर बढ़ाना है, ऑफ अ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब होता है 1 मास, यानी कि 1 kg। ठीक है, सो 1 kg मास किस चीज़ का, ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस भी क्लियर हो गया, मास कितना लेना है वो भी क्लियर हो गया, टेम्परेचर अभी अनक्लियर बाय 1 डिग्री। तो यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका 1 kg मास के अंदर इतनी एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो ऐसी जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है उनको हम क्या कह रहे थे, स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन क्लियर है हर एस्पेक्ट्स के साथ? यस सर। यस सर सर। ठीक है जी। सो अब इसमें जो यूनिट मास का वर्ड आया है वो आपको पता है कि उसका मतलब होता है कि 1 kg पर kg। ठीक है, और जो पर केजी के पीछे जो पर डिग्री सेल्सियस बढ़ना है वो भी हमें पता है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं जूल या किलो जूल का। तो अब इसके यूनिट को भी रट्टा लगाए बगैर ही देख लेते हैं। यूनिट के अंदर, यूनिट्स में क्या लिखा हुआ, किलो जूल। यूनिट के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, किलो जूल। तो ये किलो जूल का वर्ड कहाँ से आया, द एनर्जी रिक्वायर्ड से। ठीक है, किलो जूल पर केजी, तो ये कहाँ से आया, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। बाय 1 डिग्री की वजह से, डिग्री सेल्सियस इसमें कहाँ से आया, ये जो डिग्री सेल्सियस है ये बाय 1 डिग्री की वजह से है। तो डेफिनेशन के साथ यूनिट भी क्लियर है, बिल्कुल वाज़े यूनिट है कि कौन सा यूनिट आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट भी हमें उसके हमारा उससे जो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है और वर्डिंग से भी सारे मामला। नीचे दो चीज़ें लिखी, इसकी दो टाइप्स हैं, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप हीट को कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और एक में प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप एनालाइज करें। ठीक है, तो जब आप ऐसी दो टाइप्स आपने बना ली हैं, जब ऐसी आपने डिस्क्रिमिनेशन कर ली है, तो फिर उनके सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक के साथ लिखा हुआ CV, यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो उसके ऊपर क्या फिनोमेना हो, और एक के साथ लिखा हुआ CP। तो P और V के सबस्क्रिप्ट हमें बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है या स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इनका मतलब ये है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए ऊपर वाली डेफिनेशन लगानी है, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक डेफिनेशन बन गई। फिर डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो एट द एंड जब आप वर्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम या एट अ कांस्टेंट प्रेशर के लगा देंगे तो स्पेसिफिकली उसकी वो वाली टाइप बन जाएगी। कॉन्सेप्ट नहीं बदला, बस एनालिसिस का जो वे है वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है जी। सो वही कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड ऐड हुआ वो क्या एंड पे ऐड हुआ, वॉल्यूम इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, वही डेफिनेशन है।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप क्या कहते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम को रख के आपने बताना है कि कितनी एनर्जी लगेगी एक यूनिट मास का 1 डिग्री चेंज करने के सेंस में। ठीक है जी, ये भी हमें। और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर वाला क्या कहता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी हमें जो है वो किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में, लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो यूँ दो अलग-अलग हमारे पास चीज़ें आ गई। ठीक है, हमें दोनों का अलग अलग एक एक वर्ड लगाया। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई CP इज ग्रेटर देन CV। ये चीज़ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसकी लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन CP ग्रेटर देन CV से क्या मुराद है? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बड़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम से। जी एक दफ़ा दोबारा बताइएगा। कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है कांस्टेंट वॉल्यूम से, ये तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। प्रेशर और वॉल्यूम का क्या कंपैरिजन है? दो डिफरेंट क्वांटिटीज या दो डिफरेंट आइडेंटिटीज कंपेयर कैसे हो सकती है? जब वो क्या सेम मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पे आप? अभी CP और CV के साथ क्या लिखा हुआ था, ये क्या चीज़ें हैं CP और CV? स्पेसिफिक हीट विद कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी, तो आप अपनी वर्डिंग को थोड़ा प्योरीफाई करें। आप कहें कि स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द जो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है कांस्टेंट वॉल्यूम से, ये जो है ना वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, और कोई इससे मतलब वाज़े नहीं हो रहा। ठीक है, सो हमने अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि फिर ऐसा क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम एनर्जी रिक्वायर होती है उसका 1 डिग्री चेंज करने में। तो रीज़न क्या है? कोई रीज़न चले मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले तो इनको थोड़ा खोल के ज़रा बयान कर लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किस तरह डिग्री एक टेम्परेचर बढ़ रहा था और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। अच्छा, मैंने क्या दिया? कांस्टेंट वॉल्यूम सपोज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। जो आप किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होगी? उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में, क्योंकि उसकी बाउंड्री मूव नहीं कर रही। उसकी बाउंड्री मूव नहीं कर रही। नहीं करे। बाउंड्री मूव करेगी तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा। इत्तेफाक करते हैं। बाउंड्री अगर यस मैं सर। कहूँ कि मूवेबल बाउंड्री है तो मूवेबल बाउंड्री वाली जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता। जिसकी बाउंड्री मूव कर जाए वो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर का ये मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम की गारंटी नहीं है। क्या ख्याल? प्रेशर सर। कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम उसका चेंज हो सकता है। आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम की आपने गारंटी नहीं दी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम अगर चेंज हो सकता है तो अब ये बताएं कि अब जो एनर्जी है वो कुछ तो उसकी बाउंड्री वर्क में यूटिलाइज होगी और कुछ एनर्जी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही यस सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की निस्बत कदरे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर किसी का आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो। ठीक है बात? यस सर। कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और आप टेम्परेचर को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम चेंज हो। और वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? बाउंड्री वर्क के थ्रू। और ये बाउंड्री वर्क कौन करवाएगा? ये वो हीट करवाएगी। और आप हीट क्यों दे रहे थे? ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। तो आपकी जो एनर्जी है उसकी डबल यूटिलाइजेशन हो रही है। वो कुछ थोड़ा सा पोर्शन उधर, कुछ थोड़ा सा पोर्शन इधर, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की तो एक बात तो क्लियर है कि उसकी बाउंड्री मूव नहीं करेगी। तो बाउंड्री के ऊपर आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। तो
एनर्जी जो आप प्रोवाइड उसको कर रहे होते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है उसका सारे का सारा फोकस मोस्टली किस पे होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। तो ये लॉजिक क्लियर है कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करने लगा हूँ कि जो सी वी है उसका ताल्लुक होता है इंटरनल एनर्जी के साथ, और जो सी पी होती है, ठीक है, जो सी पी है उसका ताल्लुक होता है इंथाल्पी के साथ। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे या कोई भी उस पर फिनोमेना करने की कोशिश करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। ठीक यस है, सर। दैट इज़ यू। और बाउंड्री वर्क होता है पीवी। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर बाउंड्री सीवी के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में बाउंड्री वर्क होता है? नहीं होता। नो सर। नहीं होता। पीवी का ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही है। यस सर। बाउंड्री वर्क का क्या फॉर्मूला, पी डी वी। तो पी डी वी जो है उसका कोई भी यहाँ पे ताल्लुक नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सी पी की, एट अ कांस्टेंट प्रेशर की, तो आप मुझे बताएं कि उसके एक तो अंदर जो उसके इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दूसरी चीज़ क्या है कि बाउंड्री उसकी मूव कर सकती है। साथ में क्या हो रहा है, डब्ल्यू बी हो रहा है, ऐसे ही। तो यस U सर। प्लस पी डी वी को आप क्या कहते हैं? एंथैल्पी। U प्लस पी वी को आप क्या कहते हैं? इंथाल्पी। तो अगर उसकी बाउंड्री के अंदर चेंज हो रहा है और इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंज हो रहा है तो मैं उसको क्या कहूँगा? इंथाल्पी। इसीलिए अब आप अगले स्टेप्स पे क्या देखा करेंगे कि जहाँ पे CV होगा उसके फॉर्मूले में इंटरनल एनर्जी आई करेगी, और जहाँ पे CP होगा उसके फॉर्मूला में चेंज इन इंथाल्पी आया करेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्मूला के साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्मूला के साथ चेंज इन इंथाल्पी। ये चीज़ क्लियर है? यस। ठीक है, अब फर्दर इसी स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या लिखा हुआ। तो एक चीज़ को ज़ेहनशीन कर लिया, डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट्स क्या थे, और CP/CV क्या होता है, और फिर CP/CV से ज़्यादा क्यों होता है, और फिर CV के साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों लिखते हैं, और CP के साथ चेंज इन इंथाल्पी क्यों लिखते हैं। ये कुछ चीज़ें जो हमने लर्न कर ली हैं। अभी इसी स्लाइड पे अभी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने सर्कल किया इंटरनल, ये क्या चीज़ है जो मैंने सर्कल किया? लिखा हुआ है सिग्मा या डेल्टा ई इन माइनस डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी यू। ये चीज़ जो मैंने सर्कल की है, ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद दिला रही है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी तरफ ये इशारा कर रही है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, सही। अब इसको अभी फर्दर ज़रा डिस्कस करते हैं। अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ई। क्या होता है? डेल्टा ई। डेल्टा ई। तो डेल्टा ई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? डेल्टा ई के अंदर कौन कौन से फिनोमेना आ सकते हैं? इंटरनल एनर्जी, किस टाइप की चीज आ सकती है? हाँ जी, पोटेंशियल इंटरनल और काइनेटिक। उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, चेंज इन पोटेंशियल आ सकती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आ सकती है। ठीक है, ये फिनोमेना भी डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेशनरी सिस्टम के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, एक स्टेशनरी सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन सी टर्म बचती है? डेल्टा यू। यू। कौन सी टर्म बची है? डेल्टा यू। डेल्टा यू। और बाउंड्री वर्क भी नहीं है, वो इंथाल्पी भी नहीं बन सकता U प्लस पी डी वी करके। तो हमारे पास डेल्टा यू की जस्ट टर्म एक बची है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सो अब मज़ीद चीज़ को आगे ज़रा बढ़ाते हैं। ये जो नीचे मैंने सर्कल किया, अब उस चीज़ को देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? CV इज इक्वल टू
डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और नीचे जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ वी लिखा हुआ, ऐसी चीज़ें। यस सर। यस तो सी वी जो है ये क्या होता है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही। यस सर। यस ठीक सर है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके जी। अब स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डेफिनेशन मुझे ये कहती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री 1 एट अ डिग्री। कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहती। सो ये v मुझे बता रहा है कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम आप चीज़ों को एनालाइज करें। और ये u क्या चीज़ मुझे बता रहा है, ये u मुझे वही चीज़ बता रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब अगली जो बात है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, तो क्या ये यूनिट मास की भी निशानदेही कर रही है, ये u जो है, क्या ये यूनिट मास को भी रिप्रेजेंट कर रही है? यस सर, स्मॉल में है ना। कर रही है, यस स्पेसिफिक में स्मॉल में लिखा हो, यस सर। ठीक है। तो ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब नीचे वाला टेम्परेचर क्या बता रहा है, बाय 1 डिग्री, ठीक है। यस तो सर। डिनोमिनेटर में यस सर। टेम्परेचर है, और ये चीज़ें किन को ज़ाहिर कर रही हैं, अगर मैं इंटरनल एनर्जी का यूनिट लिखूं तो वो क्या होगा, जूल या किलो जूल पर केजी, और साथ में टेम्परेचर जो है उसका अगर मैं यूनिट लिखूं तो दैट इज़ केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस। अगर वो हमारे पास गैसेस होंगी तो उसमें हम केल्विन्स वगैरह में ले जाएंगे, सो अभी नहीं यहाँ पे। सो किलो जूल पर केजी और इंटू, यही डेफिनेशन के अंदर यूनिट नहीं थे जो आज के टॉपिक में बिल्कुल आगाज़ में आपको पढ़ाए हैं। यस सर। तो अभी तक हमारे मामला बिल्कुल ठीक है, वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर ये इतनी मोहब्बत से पढ़ाने के बाद भी अगर कोई कहे कि वो काफ़ी सारे फार्मूलाज थे और याद नहीं हो रहे या रटा लगाना, तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा करते हैं मूव। एक मिनट सर। ओके जी, हमने सी वी को डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है। तो अब आपके सामने जो है वो सी पी का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, सी पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ओवर टेम्परेचर, ऐसा ही। यस सर सर। यस तो सर। अब इसमें इंथैल्पी क्यों है, ये पिछली स्लाइड में मैं आपको बता के आया हूँ कि कांस्टेंट जो प्रेशर होता है उसके अंदर U प्लस पी डी वी का कम्बिनेशन होता है, कि इंटरनल एनर्जी और बाउंड्री वर्क दोनों उसमें हो सकते हैं। तो वही जब आप इंटरनल एनर्जी के अंदर बाउंड्री वर्क को ऐड करेंगे, डेल्टा U प्लस पी डी वी करेंगे, तो वो क्या चीज़ बन जाती है, इंथैल्पी। तो जो उधर बात आपको बताई है कि सी वी के साथ कौन सी चीज़ आएगी, U वाली चीज़, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, और सीपी के साथ क्या चीज़ आएगी, डेल्टा H या सिग्मा H आपके पास। अब इसकी भी डेफिनेशन पे अगर गौर से देखें तो H हमें बता रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, और डेल्टा T में बता रहा है कि बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो चीज़ें क्लियर हैं कि दोनों के फार्मूलाज को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड किया और क्या क्या मामला है हमारे पास, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो इसका मतलब है कि अगर इस स्लाइड की लास्ट 2 लाइंस देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि CV इज़ रिलेटेड टू द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, और CP टू द चेंजेस इन इंथाल्पी, कि CP जो है वो चेंज इन इंथाल्पी से रिलेटेड है और CV जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है उससे रिलेटेड है। और ये डेफिनेशन जो अभी दोनों सामने नज़र आ रही हैं ये हमने फुल डिटेल में विद फार्मूलाज पढ़े हैं कि CP जो होता है वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर और CV एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सारी डेफिनेशन वही, और एंड पे 2 वर्ड ऐड हो जाएंगे, CV के लिए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और CP के लिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा जी, अब एक जॉउल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन उसके रिजल्ट्स को डिस्कस जस्ट करेंगे कि आपके पास रिजल्ट क्या होता है। अच्छा, होता क्या हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड लिखा और टॉप पे हेडिंग है जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट्स ऑफ आइडियल गैसेस, ऐसे ही है। यस सर। इंटरनल एनर्जी से हम फेमिलियर हैं, डेल्टा यू होती। इंथैल्पी से अगर चेंज की बात करें तो डेल्टा एच है, सिंपल उसका सिंबल एच है आपके पास, एच में उसको हम लिखते हैं, हमने इसको प्रॉपर्टी टेबल्स के अंदर भी देखा हुआ है। और स्पेसिफिक हीट को भी बड़ी डिटेल में पढ़ के हम आ रहे हैं। अब आगे एक वर्ड ऐड हुआ है ऑफ आइडियल गैस, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आइडियल गैस क्या होता है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास रियल गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास रियल गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। इटसेल्फ एयर जो है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हम एक सब्सटेंस के तौर पे लेते हैं। और एयर की अगर आप डिटेल में जाएं तो यू विल स्टडी कि उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितना कार्बन, कितना ऑक्सीजन, सम हाउ आपको एक डिटेल्ड के अंदर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन खैर वो हमारी बहस का मौजू नहीं है। तो होता क्या कि हम वो जो रियल गैसेस होती हैं उनको आइडियल गैस के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं। आइडियल गैसेस साफ ज़ाहिर एग्जिस्टिंग कर रही होती हैं तो हम उनको अज्यूम कर लेते हैं कि ये आइडियल गैसेस हैं। वैसे तो रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती हैं, रियल गैसेस हैं और उनके फीचर्स डिफरेंट है। अब इसको क्यों हम सपोज कर लेते हैं कि ये आइडियल गैसेस हैं, इसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं। आइडियल हमारे पास जो फार्मूला है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी, अभी आपके सामने स्लाइड के टॉप पे एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ऐसे ही है। इस फार्मूला को हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स के अंदर यूज़ भी किया। फार्मूला नज़र आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम क्यों फार्मूला में इंटरेस्टेड हैं, क्यों आइडियल गैस के वर्ड में इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली जब आप किसी रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर लेते हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ और ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, ये फार्मूला उनसे निकल के हमारे सामने पी वी इज इक्वल टू आर टी। और अगर आप यहीं पर हम जो वी है उसको कैप्स में अगर लिख दें, कैपिटल में अगर लिख दें, ठीक है, तो हम इस फार्मूला को कह देंगे कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अगर स्मॉल में वी होगा तो ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, अगर कैपिटल में वी होगा तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बन जाएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक और नॉर्मल का जब कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये है कि आइडियल गैस कांस्टेंट का हमें आइडिया होता है, हमारे पास टेबल्स में भी दिया होता है। हमें अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कुछ बता दिया जाए तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है, जैसे हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स की थी इस फार्मूला को यूज़ करके, क्योंकि ये फार्मूला पी वी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये पी वन वी वन इज इक्वल टू आर टी वन भी हो सकता है, ये पी टू वी टू इज इक्वल टू आर टी टू भी हो सकता है। तो ये कम्बिनेशन है जिसको हम यूज़ करते रहते हैं। तो इसकी बेनिफिट की वजह से इस फार्मूला को यूज़ करना, कैलकुलेशंस करना, एनालिसिस करना, तो उस बेस के ऊपर हम किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर लेते हैं और फिर इस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। ये तो था कि स्लाइड की हेडिंग क्या है, फार्मूला क्या है, टॉपिक किधर से आ गया। तो दैट इज़ द पर्पज़ कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और इसके अंदर चीज़ अभी मेरे जहन में निकल गई, कोई था पॉइंट इजाफा करना था उसका, खैर चलें कोई याद आई तो फिर बता दूँगा। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये फार्मूला को हमने यूज़ कर लिया। अच्छा हाँ, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी रियल गैस को हम आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस हैं जिसको हम टेस्ट करके तो फिर उसको आइडियल गैस अज्यूम कर लेते होते हैं। वो पिछले भी मैंने कहीं जिक्र किया था कि आपको बताऊंगा, तो वो भी किसी न्यूमेरिकल में तरतीब वाइज वो 2 कंडीशंस आ जानी है, तो वो आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर जाकर
हम उन दो कंडीशंस को टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर किसी भी रियल गैस को हम आइडियल गैस अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो उन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं तो ठीक है। तो हम पहले एक रफ वे में उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं। तो ये भी एक उसमें चीज़ है कि क्या हम सभी को कर लें या कब हमें ज़ूम कर लेना चाहिए और कब नहीं कर लेना चाहिए। तो हमें जो उसकी कुछ कंडीशंस हमारे सामने होंगी तो फिर हम कभी भी अपने न्यूमेरिकल के अंदर अगर वो फिल होती हैं तो हम उनको ज़ूम कर लेंगे और फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा, इसको यूज़ कर लेंगे, एनालिसिस ईजी हो जाएगा। ठीक है, खैर दैट इज़ इनफ डिस्कशन। अब मैं मूव करता हूँ। तो अब वी विल नॉट डिस्कस के वाई वी आर स्टडिंग द आइडियल गैसेस एंड वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस फार्मूला, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मामला हैं सारे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अच्छा, जोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, तो 2-4 मिनट और मेरे लग जाएंगे। जोल ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक रिज़ल्ट निकाला। हमें एक्सपेरिमेंट की कुछ पिक्चर नज़र भी आ रही है, बुक में भी गिवन है, यहाँ पे भी डिटेल गिवन है। जोल ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको फील हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत अर्ली स्टेजेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देने लग गया था उसकी वाटर की, कोल्ड और हॉट वाटर की, और मैं कहा करता था कि जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर भी कम होता है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होती, और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये कुछ बातें थी जो बहुत दफ़ा हमने की। फिर मैं आपको कहता था कि आप प्रॉपर्टी टेबल में जब आप आएंगे तो आप ऐसा फील किया करेंगे। तो आप अगर वाटर के टेबल में जाएं ना, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा आप देखिएगा इंटरनल एनर्जी भी आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। माइट बी यू हैव ऑब्जर्व किया या नहीं किया ऑब्जर्व, लेकिन कर लीजिएगा। तो इट फील्स लाइक के टेम्परेचर को जैसे जैसे होता क्या है कि जो जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी हीट जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। आपने किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट दे दी है तो ये जो हीट एनर्जी है ये किस शक्ल में उसके अंदर स्टोर होती है, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड है ना, ये किसी न किसी फॉर्म में तो उसके अंदर जाहिर होगी। तो वो कौन सी शक्ल में जाहिर हो रही है? इंटरनल इंटरनली उसके अंदर स्टोर हो जाती है ना, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर हो रही है। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये खैर जो उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। अब इसी चीज़ को जब हम आगे लेके चलते हैं तो हमें पता है, अगर आप इस स्लाइड के बॉटम में देखें तो लिखा हुआ है H=U + PV। इसमें किसी को इतराज़ तो नहीं है कि एंथैल्पी जो होती और है वो सर इंटरनल एनर्जी प्लस PV। नो सर। ओके जी, PV जो है PV = RT, इसमें भी कोई इतराज़ नहीं कि PV = नो सर। RT। ठीक है, तो जब मैं इस कम्बिनेशन को मिलाता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ H=U + RT? आइडियल गैसेस के केस में H=U यस सर + RT। अदरवाइज ये क्या है, H=U + PV है। और चूँकि ये आइडियल गैस है और मैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ वाला जो फार्मूला है वो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया H=U + RT। तो अब इस चीज़ को आगे ज़रा लेके चलते हैं। मेरे पास क्या है कि इंथैल्पी जो होता है उसका बेसिक फार्मूला होता है कि इंटरनल एनर्जी प्लस PV। तो जब इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, तो इंथैल्पी भी क्या होगा, इंथैल्पी होगा भी जो है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर टेम्परेचर का। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर को वेरी करें, इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे आप क्या उसको कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर अक्सर एक चीज़ लिखते हैं y=f(x), तो इसका क्या मतलब होता है y=f(x) का? बहुत आम सी है ना, 9th में 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैलकुलस इधर उधर बड़ा कॉमन है, y=f(x), तो उसके क्या मतलब है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी बाय डेफिनेशन अगर किसी को बताना वर्डिंग में, व्हाट इज दिस? और यही था कि वाई डिपेंड करता है ऑफ एक्स पे। y जो है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और f क्या बता रहा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो H=H(T) आपको क्या बता रहा है कि एंथैल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, समझ रहे हैं, या इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आपको लिखते नज़र आ रही। सो हम इस पॉइंट पे हैं कि इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी जो होता है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और हमें ये भी पता है कि जो CV है उसका रिलेशन इंटरनल एनर्जी के साथ होता है और CP का रिलेशन डेल्टा H के साथ होता है। ये अब देखते हैं कि आगे हम कहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
ये भी देखते हैं बाद में। हमारे सामने एक चीज़ लिखी हुई है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये चीज़ ठीक है कि चेंज इन एनर्जी जो होता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। इतराज तो नहीं किसी को? हाँ No, सर। sir. इज इट ओके? नीचे लिखा हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। No, sir. अच्छा, उनके आगे भी कुछ लिखने की कोशिश की हुई है। डेल्टा यू के आगे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, उसको जरा कर लेते डिस्कस। डेल्टा यू के आगे लिखा हुआ CV इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एच के आगे लिखा हुआ CP इंटू डेल्टा टी। इनमें किसी को कोई एतराज इंटीग्रेशन को भी छोड़ के बात करता नो सर। इंटीग्रेशन? क्योंकि CV की डेफिनेशन थी CV इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी बाय टेम्परेचर, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। CP की डेफिनेशन थी CP इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो उसी के अंदर इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी को यहाँ पर लिख दिया गया। अब आपके पास इंटीग्रेशंस क्या बता रही? इंटीग्रेशन बता रही है कि स्टेट 1 से स्टेट 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, ठीक है। कि जो आप चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, साफ ज़ाहिर चेंज कब आती है? जब आप दो डिफरेंट स्टेट्स की बात करें कि यहाँ से लेके वहाँ तक या इस स्टेट से लेके उस स्टेट तक प्रोसेस कब बनता है? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ये अक्सर लोगों को मैं क्वेश्चन पूछा, पाथ डिपेंडेंट और प्रोसेस डिपेंडेंट और समथिंग लाइक दैट। किसी भी पॉइंट के ऊपर वर्क डन नहीं होता। वर्क डन या एनर्जी किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। वर्क या एनर्जी तब आती है जब कोई चेंज आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कुछ चेंज आएगा। सो ये आपको बता रहा है कि स्टेट 1 से स्टेट 2, और तभी चेंज आएगा ना, ठीक है। सो इन फार्मूला से भी हम फेमिलियर हैं। अच्छा, ये एक और भी हमें स्लाइड एक चीज़ बता रही है। ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि अगर आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना हो ना, तो अगर तो आपको U2 U1 गिवन आप माइनस करके निकालें, H2 H1 गिवन है माइनस करके निकालें। फिर ये स्लाइड हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है कि अगर आपने डेल्टा यू निकालना है और आपके पास CV या CP हो। अच्छा, ये इंटीग्रेशन के आगे जो CV या CP लिखा हुआ, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल करते हैं, लेट्स से कि विद रिस्पेक्ट टू dx या विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दूं तो मैं विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल इंटीग्रेशन करूँगा? सर यहाँ पे तो dt लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डी टाइम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि dt लिखा हुआ है। dt टाइम नहीं, ये टेम्परेचर का t है। ओके यस सर, टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, Yes, sir. इंटीग्रेशन हम किस चीज़ की करते होते हैं? किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं ना, क्या ख्याल? Yes, sir. यस सर। यस कोई सर। भी हमें फंक्शन दिया होता है तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? यहाँ पे कौन सा सिंबल किसी फंक्शन को जाहिर कर रहा है? सीवी सर। ये सीवी CV और CP जाहिर कर रहे हैं कि ये कोई ऐसे फंक्शंस हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो बाद की बात है ना, हमारे सामने कोई फंक्शंस आएंगे। तो ये स्लाइड ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो CV या CP का, और आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर इंटीग्रेट करें और स्टेट 1 से स्टेट 2 की लिमिट्स अप्लाई करें, तब भी आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी आ सकती है। फाइन, क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हम मल्टीपल वेज डिस्कस कर रहे हैं टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करते जा रहे हैं। फिर हमारे सामने इसी तरह के एक और वही चीज़ हमारे सामने एक आई कि यार उसी फार्मूला को थोड़ा और एक्सटेंड करके कि मेरे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना U2 माइनस U1, मैं उसको एक एवरेज फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो किस तरह से? CV एवरेज। अब CV एवरेज किस बेस पे निकलेगी? CV तो पता है मुझे कि कौन स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। एवरेज का वर्ड मुझे क्या बता रहा है? एवरेज का वर्ड मुझे बता रहा है कि आपके पास जो T1 और T2 जो दो टेम्परेचर हैं उनकी आप एवरेज लो, और एक एवरेज टेम्परेचर के ऊपर आप जो है वो CV कैलकुलेट कर लो। CV कब कैलकुलेट कर लो? एक एवरेज टेम्परेचर के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक टेम्परेचर था 100 और एक टेम्परेचर था 300। T1 was 100, T2 was 300। तो इन दोनों की एवरेज क्या होगी? 100 प्लस 300, 400 डिवाइडेड बाय 2, 200 एवरेज। 200। तो 200 एवरेज के ऊपर जो आपके पास CV, लेट्स से आप उसको कैलकुलेट करें। C एवरेज इज इक्वल टू, और आगे क्या लिखा हुआ? T2 माइनस T1, ये वही डेल्टा T लिखा हुआ।
और नीचे भी क्या है, अगर इंथाल्पी की बात करें तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू CP एवरेज। ये भी उसी तरह CP कैलकुलेट हम कर रहे हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस। और आगे क्या लिखा, वही चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो ये 2-3 डिफरेंट वेज हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये मल्टीपल वेज हैं टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, फिर जो हमें इजी लगेगा, जो हमें लेट्स से क्वेश्चन में कहा जाएगा या जो हमें डेटा को सपोर्ट कर रहा होगा, फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब आगे मैं इसकी समरी बताता हूँ ज़रा कि ये मेरे पास समरी में आगे स्लाइड के हमारे पास क्या चीज़ है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो उसने एक समरी के अंदर मुझे मेरे सामने जो सारी चीज़ें हैं वो वाजे कर दी हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है बाय यूजिंग टेबुलेटेड, कि टेबल्स का डेटा फाइंड आउट करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है ईजीएस्ट वे व्हेन टेबल्स आर अवेलेबल। U2 माइनस U1 कर दें, H2 माइनस H1 कर दें, सबसे आसान तरीका नहीं चेंज निकालने का। टेबल अगर गिवन है, टेबल के अंदर अगर डेटा मौजूद है तो मैं U2 माइनस U1 कर दूं या H2 माइनस H1 कर दूं, तो इससे आसान तो और कोई तरीका नहीं होगा। कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ रही, कोई CP एवरेज नहीं लेनी पड़ रही, कोई CV एवरेज नहीं लेना पड़ रहा। समझ रहे बात में? दैट कुड बी वन ऑफ द वे। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, by using CV and CP relations as a function of temperature and performing integrations, computerized calculations, blah blah। आपके पास क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन, पीछे आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है, तो जब आप टेबुलेटेड डेटा अगर नहीं यूज़ करना चाहते, U2 माइनस U1 नहीं करना चाहते, H2 माइनस H1 नहीं करना चाहते, तो फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटीग्रेशन कर लें। और इंटीग्रेशन अगर फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे? मुश्किल। नो सर। हो सकता है कि आप जैसे इंटरनेट पे जाएं तो ऑनलाइन आपके पास डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के टूल्स होते हैं कि फंक्शन आप लिख दें और वो आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके बता दे, और इसी बेस के ऊपर आपने FSC पे फुल फ्लैज एक पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है कि कैसे डिफरेंशिएशन होती है, कैसे इंटीग्रेशन होती है। इट फील्स लाइक दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या ख्याल है? यस और सर। उसी के आपने पेपर दिया हुआ को 50-60% आता भी उसमें से है, और कैलकुलस में भी आप वही 2-4 चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, 2-2 3-3 मैथ के कोर्स यहाँ पर भी पढ़ते हैं। आप भी फिर पढ़े भी इट सर। फील्स लाइक के साफ ज़ाहिर है ना, वो कैलकुलस इधर ही बता रहा हूँ, और MS इस्लामियत की क्लास Yes, तो नहीं sir. पढ़ा रहा। नहीं सर, वो कैलकुलस पढ़। जनी हम भी इंजीनियरिंग करके आए हैं ना, थोड़ा हौसला कर। ओके, सो क्या है कि उसमें कैलकुलस की यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है जी आप पढ़ रहे हैं, वही तो मैंने इशारा किया ना कि कैलकुलस के 2-3 कोर्स उसमें मैक्सिमा ही निकाली जा रहे हैं, मिनिमा ही निकाली जा रहे हैं पूरा सेमेस्टर जी। अब इसमें ये इजी काम नहीं है। बात बताने का मकसद ये कि इट फील दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, जिसकी वजह से उसने लिखा हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए माइट बी कंप्यूटराइज कैलकुलेशन। इट फील्स लाइक दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू द पॉइंट नंबर 1। क्या ख्याल है? पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल चाइल्डिश को। और अब पॉइंट 3 की बात करें। अब लेट से जो पॉइंट 3 है उसमें लिखा हुआ बाय यूजिंग एवरेज स्पेसिफिक हीट्स। ये भी अभी आपको बताया था कि 2 टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर की एवरेज ले लें और उस एवरेज पे जो CV या CP होगा वो आपको टेबल में नज़र आ जाएगा। कन्वीनियंट व्हेन प्रॉपर्टी टेबल्स आर नॉट गिवन। ठीक है, अब इसमें लेट से आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी, माइट भी फंक्शन ही नहीं गिवन, या आपको आती नहीं, या लेट से आती भी है तो आप इंटरेस्टेड नहीं, हो सकता है ना कोई बहुत अजीब सा फंक्शन दे दे और मैं ना कर सकूं, टेबल भी मेरे पास नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि दोनों टेम्परेचर्स की एवरेज ले लूं और उस पर स्पेसिफिक हीट देख लूं कि क्या गिवन है। ठीक है, तो मुझे वो U2 माइनस U1 या H2 माइनस H1 वो चीज़ नहीं करना पड़ेगी। मैं क्या कर लूँगा, CV एवरेज इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरह की मैं चीज़ जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो यही तीनों चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए ना, ये उसी सारी चीज़ की समरी है कि हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। अगर अभी आप पिक्चर देखें फिगर 4.28 जो आपको स्लाइड के बॉटम में नज़र आ रही, तो उसकी हेडिंग भी यही है कि 3 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग DU। ये इंटरनल एनर्जी की बात हो रही। तो पहला वे क्या है कि DU इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ब्रैकेट में टेबल लिखा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ, DU इज इक्वल टू 1 से 2 इंटीग्रेशन CV dt, और थर्ड क्या लिखा हुआ, DU इज इक्वल टू CV एवरेज dt। तो ये 3 वेज हैं, और इसी तरह इंटरनल एनर्जी के अगर 3 वेज हैं तो इसी तरह एंथैल्पी के भी 3 वेज हैं कि टेबुलेटेड, थ्रू इंटीग्रेशन और थ्रू एवरेज स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है जी।
तो हम इनको Yes. फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा नेक्स्ट में बस क्या है। अच्छा जी, अच्छा जो पिछला आइडियल गैस को जो डिस्कस कर रहे थे उसी चीज़ को कंटिन्यू ज़रा करते हैं। ये भी अब हमारे सामने स्लाइड है कि जो स्पेसिफिक हीट रिलेशंस ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। ये अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ से आया? ये आया H इज इक्वल टू यू प्लस पी। और आइडियल गैस की पीवी क्या होती है? आर टी। इस फॉर्मूला में किसी को इशू तो नहीं है कि H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी क्यों लिखा हुआ? No, sir. ठीक है, ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो मैंने बात की कि इंथाल्पी की, इंटरनल एनर्जी और आरटी की। अगर मैं चेंज की बात करूं कि मेरे पास डेल्टाज की फॉर्म में ये इक्वेशन को अगर मैं लूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। यानी कि इंथाल्पी का चेंज किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज और आर dt का चेंज। अब कोई कह सकता है कि आपने r का डेल्टा क्यों नहीं लिया? तो r चेंज नहीं होता, आइडियल गैस का जो कांस्टेंट है वो स्टेट 1 पे भी वही रहता है, स्टेट 2 पे भी वही रहता है। ठीक है, Yes. सो दोनों इक्वेशंस पे कोई एतराज़ तो नहीं कि क्यों लिखा डेल्टा एच इज इक्वल टू No, डेल्टा sir. यू प्लस आर डेल्टा? पूरी इक्वेशन को चेंज की फॉर्म में डिस्कस करें। क्लियर है जी? अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूँ सी पी डेल्टा टी। Yes, sir. डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ सी वी डेल्टा टी। Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो सब में डेल्टा टी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी Yes. सब। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा एच की जगह जब आपने सी पी डेल्टा टी लगाना है और डेल्टा यू की जगह जब आपने सी पी डेल्टा टी लगाना है तो एक डेल्टा टी इसका आर डेल्टा टी का, सी वी डेल्टा टी और सी पी डेल्टा टी, ये सारे डेल्टा टीज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। बात समझ रहे हैं? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस R. सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो यहाँ पर हमें एक और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये भी आपको इंडिकेशन दे नहीं रही कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी? क्या ख्याल? इत्फाक करते हैं सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर कि सी पी इज स्टिल ग्रेटर देन सी वी, वो जो हम चीज़ एक पढ़ी थी। ओके जी, अच्छा अब इसके अंदर ये यूनिट्स देखें क्या लिखे हैं, किलो जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पिछले जब मैं यूनिट लिख रहा था तो उसने पर केल्विन की बात की थी और मैंने उसको कहा था कि ये जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो इसी डिग्री सेल्सियस को हम किस में लिखेंगे? केल्विन में लिखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं टेम्परेचर का, वो क्या होता है? केल्विन। कौन सा यूनिट होता है जी? Kelvin. Kelvin. केल्विन के। जब आप प्रॉपर्टी टेबल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी आइडियल गैस के केसेस में केल्विन का यूनिट मिलेगा। वैसे भी जहाँ पर आप देखेंगे आपको केल्विन्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो नज़र आएगा। तो ये हमारे पास किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। अगर आप पर केजी की फॉर्म में डील नहीं करते, किसकी फॉर्म में डील नहीं करते? पर किलोग्राम की फॉर्म में अगर डील नहीं करते, आप किस में डील करें? मोल्स के अंदर अगर डील करते हैं, किलो मोल्स, मोलर मास की बेस पे, मोलर बेसिस पे अगर डील करें तो फिर आपकी इक्वेशन के अंदर क्या फ़र्क नज़र आएगा? क्योंकि किलो जूल कुछ और चीज़ है, किलो मोल्स कुछ और चीज़ है। जब आप अपना वे ऑफ एनालिसिस बदलने लगे तो फिर जो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी चेंज करें ताकि आपस में चीज़ें मिक्स ना हो। वक्त की ज़रूरत है। तो ऑन अ मोलर बेसिस वही इक्वेशन क्या बन जाएगी? आप देखें, आपने सी पी के ऊपर बार लगा दिए, सी वी के ऊपर बार लगा दिया और आर के साथ आर यू लिख दिया।
तो ये हमें क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपने किलो मोल्स की बेस के ऊपर एनालिसिस करना तो वो फिर जो बार वाली इक्वेशन होगी वो यूज़ होगी। इक्वेशन वही है, फॉर्मूला वही है, ताकि पता चलता रहे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ प्लग इन करनी है वो किस फॉर्म में प्लग इन करनी है। ठीक है, यस सर। ओके जी। और फॉर्मूला वही है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। एक हमारे पास है जी स्पेसिफिक हीट रेशियो है जी, उसको हम कहते हैं के इज इक्वल टू है कि सी पी ओवर सी वी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें। अच्छा, न्यूमेरिकल में टेबल में थोड़ा मैं आपको हल्का सा कोई चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें किधर मौजूद होती हैं हमारे पास। अच्छा, अगर आप एग्जांपल देखें 4.7 अभी नज़र आ रही होगी आपके सामने, माइट बी। यस सर। ठीक है, ओके जी। 4.7 में अब क्या कहता है, वो कहता है कि एयर एट 300 केल्विन और 200 किलो पास्कल प्रेशर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर और टू 600 केल्विन। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर पहले 300 केल्विन था, अब 600 केल्विन हो गया। T1 इज 300 केल्विन और T2 600 केल्विन है। कहता है क्या जी, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर पर यूनिट मास। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है और स्पेसिफिक की बात कर रहा है। बात समझ रहे? डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि डेल्टा यू की बात कर रहा है, और यू क्या है, स्मॉल में, लोअर केस में, जिसको हम भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखे हैं। पहला पार्ट कहता है कि डेटा फ्रॉम द एयर टेबल A17, यानी कि डेट कैसे सॉल्व करना डी यू को टेबुलेटेड वे में, टेबल्स के थ्रू उसको सॉल्व करना। जो वे नंबर 1, प्रोसीजर नंबर 1 जो हमने पढ़ा, U2 माइनस U1 करके। पार्ट बी उसका क्या कहता है, द फंक्शनल फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक हीट। फंक्शनल फॉर्म से क्या मुराद है कि आप एक फंक्शन लेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। समझ रहे बात? यस सर। पार्ट सी क्या कह रहा है, पार्ट सी कह रहा है द एवरेज स्पेसिफिक हीट फार्मूला। ये तीसरा तरीका था जो आपने पढ़ा कि सी वी एवरेज इंटू T2 माइनस T1, आप वो करेंगे। तो डेटा के अंदर हमें बहुत क्लियर चीज़ें हैं, यानी कि अगर एवरेज स्पेसिफिक हीट के थ्रू करना हो फिर भी हमें पता है क्या बात करना चाह रहा है। थ्रू इंटीग्रेशन कहे या थ्रू फंक्शनल फॉर्म कहे फिर भी हमें क्लियर है। थ्रू टेबुलेटेड फॉर्म कहे तब भी हमें चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है जी। सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। ओके जी। सो पहला पॉइंट क्या लिखा कि वन वे ऑफ डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इज टू रीड द इंटरनल एनर्जी वैल्यूज आर T1 T2 फ्रॉम द टेबल A17 एंड टेक द डिफरेंसेस। तो पहला उसने क्या किया कि टेबल नंबर A17 में गया है और इंटरनल एनर्जीज को उसने कैलकुलेट कर लिया। इसको ज़रा देख लेते हैं, अभी ओपन करता हूँ टेबल ज़रा। ओके जी, टेबल नंबर जो A17 है उसको मैं भी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ बुक की। ठीक है जी, उस टेबल 17 A17 की जो हेडिंग है वो है जी टेबल A17 आइडियल गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर का ही हमारे पास क्वेश्चन है और एयर को आइडियल गैस के तौर पे ट्रीट करके टेबल A17, उसने भी A17 मेंशन किया हुआ, नहीं भी वो A17 लिखता
तो मुझे पता है कि एयर जो आइडियल गैस का टेबल है वो कौन सा है, क्योंकि जब मैं टेबल्स की फहरिस्त देखूंगा तो उन सब के साथ नाम भी लिखे होते हैं। पहले जब हमने 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल किए तो हमें वो टेबल्स नंबर नहीं बताता, हम खुद से देख लेते हैं। अगर उसने बता दिया तो वेल एंड गुड, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन हमें उसके नाम से ही पता चल गया कि आइडियल गैस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। सो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास टेम्परेचर है 300, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का यूनिट किस में आ गया, केल्विन के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। यूनिट क्या है जी, Yes, sir. केल्विन, ठीक है। तो 300 पे और 600 पे, सो 300 पे हमारे पास इंटरनल जो एनर्जी आ रही है वो 214 है, 214 के करीब है। और इसी तरह 600 केल्विन के ऊपर जस्ट 600 केल्विन के ऊपर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ 434, ठीक है जी। सो एक 434 है और एक 200 समथिंग है, तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो ये टेबुलेटेड वे है कि U2 माइनस U1 हो चुका है, और ये हमने कर लिया जी 214। ये आप देख रहे हैं एक पे क्या लिखा हुआ जी, स्लाइड अब आपके सामने होगी होपफुली। तो Yes, sir. 214 एक पे 214 और एक पे 434, दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास आ गया ये, दैट वाज द वन ऑफ द वे। अब दूसरा जो वे है उसको ज़रा आप थोड़ा गौर से देखते हैं। वो उसने कहा था थ्रू फंक्शनल फॉर्म, और लिखा हुआ था कि फंक्शनल फॉर्म और टेबल A to C यूज़ करें। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। अब हम उसी तरह टेबल A to C में चले जाते हैं, और वो कह रहा है फंक्शनल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें फंक्शन का पता हो। फंक्शन का पता होगा तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ठीक है। Yes, तो sir. टेबल A to C में हम आने लगे हैं। ये देखें जी, हम आगे टेबल A to C का नाम है जी आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वेरियस कॉमन गैसेस, ठीक है। और क्या लिखा हुआ एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इट फील्स लाइक ये हमसे मिलती जुलती चीज़ है। और आप ये पढ़ने की कोशिश करें, ये क्या चीज़ लिखी है आप सबके सामने, Cp इज इक्वल टू ए, ये क्या चीज़ है भला। Cp इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर प्लस डी टी क्यूब, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। Yes, sir. सर ये क्या है, डेरिवेटिव शायद लिया है। ठीक है। वो कह रहे हैं जी शायद डेरिवेटिव लिए। ये Cp के ऊपर बार से क्या मुराद है कि ये स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर है मोलर मास बेसिस के ऊपर, ऐसे ही Cp के ऊपर ये Yes. बार है। तो ये आपको एक फंक्शन मिल गया जिसको आपने इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब रहेगी बात कि A B C D क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ कौन से आएगी। T का तो मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, तो मैं चीज़ हाईलाइट करने लगा हूँ। हमारे पास सब्सटेंस कौन सा था, एयर था। Yes, sir. यस सर। तो ये देखें एयर के लिए A की वैल्यू 28 है, B की वैल्यू 0.1967 है, C की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है। बात समझ, Yes, sir. यस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। अब वापस जाता हूँ स्लाइड के ऊपर, वो क्या करना चाह रहा है। तो ओके जी, आप टेबल में गए और आपने देख लिया कि Cp बार जो है वो किसके इक्वल है, A प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस डी टी की। उम्मीद है अब आपके सामने पावर पॉइंट की स्लाइड होगी, ठीक है सही, Yes, sir. ठीक है जी। यस ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है, ये मिडल में कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, और डी यू का जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है कि सी वी डेल्टा टी, ऐसे ही है। Yes, इंटरनल sir. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी डेल्टा टी। सीवी आपके डेल्टा पास तो सी वी का फंक्शन ही नहीं है, आपके पास कौन सा फंक्शन है, CP का sir. सीपी का फंक्शन, ठीक है। तो करते क्या है कि जी आपके वैल्यू पास पुट कर लट देंगे। से सीवी का फंक्शन ही नहीं है, आपके पास फंक्शन है सीपी का। तो आपको फॉर्मूला पता है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बार इज इक्वल टू, CV प्लस R। हाँ जी, सीपी बार इज इक्वल टू सीवी बार प्लस आर यू, ठीक है। चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी, ठीक है।
तो अगर आपके पास सीपी बार का फंक्शन गिवन था टेबल के अंदर, तो आप सीवी बार निकाल नहीं सकते। सीवी बार किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा? सीपी Yes. माइनस आर यू, ऐसे ही? माइनस आर। Sir. यस सर। ठीक है, तो सीपी का आपने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। अब सीपी के फंक्शन के अंदर ए भी एक खाली कांस्टेंट है और यहाँ पर आर यू भी खाली कांस्टेंट है, तो आपने ए और आर यू के एक साइड पे कर लिया था कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन डिफरेंट होती है, और प्लस बी टी सी टी डी टी सारा कुछ लिख लिया। सीपी की वैल्यू प्लग इन कर दी ना आपने टेबल को देख के। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके सर। अब इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। Yes, और sir. लिमिट्स कहाँ पे अप्लाई करनी है? T1 से T2। लिमिट क्या कह रही है? 300 से 600। तो अब आप सारे फेमिलियर हैं कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है। बीटी की क्या होगी? बीटी की क्या होगी? बी और टी का स्क्वायर बाय बीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड। तो आप ये काम करते जाएंगे और आर यू की वैल्यू प्लग इन करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज टेबल से बताई हैं वो प्लग इन करेंगे। तो आप सब ने काम क्या करना है, पूरी क्लास ने उसने इसको सॉल्व करके निकालना है कि क्या उसका डी यू बार इज इक्वल टू 6447 किलो जूल पर किलो मोल आता है या नहीं आता। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ होगी आर यू, क्योंकि आपको टेबल में सिंपल आर गिवन होता है, ठीक है, आर यू गिवन नहीं होता। तो आर यू की जो वैल्यू है वो आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी, आपके पास एयर है ना, तो एयर के लिए आप 2C में थे ना, इधर ही एयर का टेबल A2 के अंदर अगर आप देखें ना, तो एयर आपको आता 300 केल्विन के ऊपर ना, आपको कुछ चीज़ें गिवन है। ये देखें, एयर का जो आइडियल गैस कांस्टेंट है वो क्या है जी? 0.2870। लेकिन ये क्या है? ये आर है। ये क्या है जी? आर है। ये आर यू नहीं है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. आपके जहन में जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर बिठा रहा हूँ कि ये आर है, आर यू नहीं है। और ये सीपी की वैल्यू लिखी हुई है, ये सीवी की वैल्यू लिखी हुई है, और ये केज वगैरह की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इधर इसी तरह मैं देखूं तो एयर का मेरे पास मोलर मैस भी लिखा हुआ है 28.97। इधर भी गैस कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगेन वही है 0.2870। अब मैं उधर आपको आर यू की तरफ अभी ले जाऊंगा, ठीक है। मोलर मैस मेरे पास ये है, इस तरह की कोई चीज़ है मेरे पास ना। अब मैं आपके जहन में जो क्वेश्चन का आंसर अब आपको करने लगा हूँ ज़रा, यानी कि आर आपके पास था, आर यू नहीं था। अब ये आखिरी बात है आज के लेक्चर की, तो ये मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं लेक्चर को एंड करूँ। अच्छा, ये स्लाइड देखें जहाँ पे हम कुछ डेरिवेशंस कर रहे थे, पुरानी स्लाइड आपके सामने निकाली, इसमें देखें लिखा हुआ है, उम्मीद है आपके सामने एक स्लाइड होगी, हाँ या नहीं है? नहीं है सर। अच्छा चलें, चलता हूँ। सर टेबल वाली है। अच्छा एक मिनट, चलें, आ गई स्लाइड सामने? यस सर सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड पे अगर मिडिल में देखें ना, तो ऊपर हेडिंग है एयर एट 300 केल्विन, ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एयर एट 300 केल्विन। अच्छा, इसमें देखें आर की जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। हमें किलो मोल वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। दूसरा नीचे देखें और यहाँ में लिखा हुआ है सीवी बार, इसमें भी नहीं हम इंटरेस्टेड। आप देखें ये आर यू की वैल्यू देखें, आर यू क्या लिखा हुआ है? 8.314 किलो जूल पर किलो मोल इंटू केल्विन। अब देखना ये है कि ये आया कैसे, क्या ख्याल है? उसने तो लिख दिया है ना, हमें क्या पता कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। तो अब मैं आपको एक इंडिकेशन देने लगा हूँ। आपने क्या काम करना है, आपने 3 चीज़ें पिक करनी है। एक आपके पास होगा आर, ठीक है, एक आपके पास क्या चीज़ है? आर है। और दूसरा आपके पास होगा मोलर मैस। अभी आपको टेबल में दिखाया था ना एयर का जो मोलर मैस है। यस सर सर। यस सर लिखा है। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी, मोलर मैस, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपके पास है आर यू, ठीक है। आर यू आपने निकालना है, क्या निकालना है?
सर आर आर यू। यू। ठीक है, अब आपने किस तरह से निकालना, आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस पे गौर करना और फिर उसको यूज़ करना है कि किस तरह से हम आर यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से निकाल, आपने आर के यूनिट्स जो हैं उसको जेहन में रखना है, आपने मोलर मैस के यूनिट्स को जेहन में रखना है, और आपने तीसरा जो पॉइंट मैंने स्लाइड के ऊपर आर यू हाईलाइट किया उसके यूनिट्स को जेहन में रखना है। तो आपने ये देखना है कि आप आर और मोलर मैस को किस तरह से इस्तेमाल करके आर यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स ही आपको बता देंगे कि आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या क्या करना है। आर को और मोलर मैस को आपस में क्या करना है कि आपके सामने आर यू बन जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके बात सर। समझ रहे हैं? आर को अपने सामने लिख लेना विद यूनिट्स और मोलर मैस को अपने सामने लिख लेना विद यूनिट्स, और आपने इन दोनों को देखना है कि मल्टीप्लाई करने से कोई मामला हल हो रहे हैं, डिवाइड करने से कुछ हल हो रहा है। यूनिट ही आपको बता देंगे कि आप क्या करें तो क्या चीज़ निकल आए, तो आपके पास आर यू आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ओके सर। जहाँ पर भी आप आर यू निकाला करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यार अगर मेरे पास मोलर मैस हो या आर की वैल्यूज़ हों तो मैं चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता। अगर नहीं फाइंड आउट होती, यानी कि आर और मोलर मैस को इस्तेमाल करके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। एक तो काम ये करना है, दूसरा काम क्या करना है कि जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो सब ने इंटीग्रेट करके आंसर निकालना। और अगर किसी को लेट्स इंटीग्रेशन में दुश्वारी है, चाहे आप ग्रुप स्टडी करें कुछ भी करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप सारे इंटीग्रेट करके आंसर निकालने के काबिल हों, चाहे आपस में डिस्कशन कर लें, और ये जो आर यू है उसको भी निकालने के काबिल हों। ठीक है जी, सारे 100%। सर। ठीक है, तो ये दो काम जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, यस ओके सर। आज के लिए इतना ही है। कोई मसला मसाइल है तो बता दें, अदरवाइज़ फिर लेक्चर को एंड करें, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। कोई इन केस ऑफ एनी इशू ओके तो बता दें। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, यस नो सर। कोई अटेंडेंस वाला भाई भी नहीं है। ठीक है सर, मोहम्मद जी। आकिब जोर 023 सर। अच्छा, तो इधर ही होते हैं आप आजकल? यस सर। 025 ये कौन है? सर उमैर। मियाँ मोहम्मद उमैर। सही है जी, चलें जी, ठीक है, नोट डाउन कर लिया इन दोनों को, और ठीक है आज के लिए शुक्रिया। ठीक है जी, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ साहब।